समारोह को शुभारंभ करेंगे। वहीं दूसरा जो कार्यक्रम होगा वो 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है उसकी एग्जीबिशन जो प्रदर्शनी है उसका प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। रिसर्च के क्षेत्र में फसल अनुसंधान संस्थान जो है हैदराबाद का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसकी अलग अलग वैरायटी की किस्मों की जो अनाज है, जो फसल है, वो किसानों तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। अर्धशुष्क उष्णकटिबंध का अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, और इसकी सबसे खास बात यह है कि सिर्फ देश के किसानों तक इसका शोध नहीं पहुंचता है। इसका जो शोध है वो एशिया और उप सहारा अफ्रीका के विकास के लिए, वहां के एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए वहां तक इसका जो शोध है, इसके जो अनाज है, इसके जो बीज हैं वो पहुंचते हैं। और यही अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी में कर रहे हैं। और कृषि क्षेत्र में शोध की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में ये बेहद ज़रूरी है कि नए नए वैरायटी के जो बीज हैं, जो किस्म हैं, वो किसानों तक पहुंचे। और इसीलिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी प्रयास की जो एक कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद के इक्रिसेट जो संस्थान यानी कि अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, वहाँ पर पहुँचे हैं। 50वीं वर्षगांठ है, उस समारोह का शुभारंभ भी करेंगे प्रधानमंत्री। और अभी उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं जहां पर अलग अलग वैरायटी के बीजों को रखा गया है, अलग अलग किस्मों की फसलों को प्रदर्शित किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में कैसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कृषि क्षेत्र है, वो जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे वो सामना कर सकता है। इसीलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और आज इसी कड़ी में प्रधानमंत्री उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं जहां पर उन्हें बताया जा रहा है कि कैसे कैसे बीजों की जो नई नई किस्में हैं वो लाई जा रही हैं और किसको अलग अलग राज्यों में किसानों तक पहुंचाई जा रही हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, इसकी एक और खास बात है कि कम पानी वाली बीजों का भी इसने कई किस्में लोगों तक पहुंचाई है, किसानों तक पहुंचाई। यानी कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की थोड़ी समस्या है, वहां पर ऐसे किस्म, ऐसे बीज डेवलप किए गए हैं, उनका शोध किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के माध्यम से शोध किया गया है कि कम पानी में भी वो फसलें अच्छी उत्पादित हो सकती हैं, अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। इसीलिए लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि में शोध को महत्व दिया जा रहा है। और लगातार प्रधानमंत्री भी अपने कई बार कह चुके हैं कि कृषि क्षेत्र में शोध को बढ़ावा दिया जाए, अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो कृषि की उत्पादकता है, जो किसानों की उत्पादकता क्षमता है, उसको बढ़ावा दिया जा सके। और यही वो प्रदर्शनी है जहां पर देख सकते हैं आप अलग अलग फसलों की किस्मों के जो बीज हैं उनको प्रदर्शित किया गया है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवलोकित कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सी बीज हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं अरहर की खेती का भी उसमें जिक्र किया गया है। अरहर के जो बीज है वो भी, क्योंकि कई ऐसे बड़े क्षेत्रों में अरहर यानी कि दाल की जब हम बात करते हैं, दलहन की बात करते हैं, तो उसमें देश जो है धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है। एक बड़ा बफर स्टॉक हमारे पास है। और इसीलिए जो किसान हैं उनको प्रेरित किया जाता है कि वो दलहन की खेती की तरफ या तिलहन की खेती की तरफ आगे बढ़े। और उन्हें नए नए किस्म के बीज भी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान या हैदराबाद का है, जिसे हम इक्रिसेट के नाम से जानते हैं, ये एक बड़े व्यापक रूप में शोध करता है। और इसका शोध सिर्फ भारत के देश के अलग अलग राज्यों के किसानों तक ही नहीं पहुंचता। अगर हम बात करें एशिया के दूसरे देशों की बात करें, अगर उप सहारा अफ्रीका की बात करें, वहां पर भी इसके शोध पहुंचाए जाते हैं। और 2023 का जो वर्ष है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिलेट ईयर घोषित किया गया, यानी कि मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। यानी कि मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों से ये अपील भी की जाएगी, उन्हें प्रेरित भी किया जाएगा कि वो अपने फसलों में, अपने खेतों में मोटे अनाज को ज़्यादा उत्पादित करें, क्योंकि मोटा अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और जो कुपोषण की समस्या रहती है उसमें भी काफ़ी मदद रहता है। और 112 याद होगा कि 112 जो आकांक्षी जिले हैं उसमें ये सबसे खास बात है कि मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा, कुपोषण की समस्या को दूर किया जाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री आज उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं जहां पर अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग किस्मों के, चाहे रबी की फसलों की बात करें, चाहे खरीफ की फसलों की बात करें, उनके जो बीज है, उनकी जो प्रदर्शनी है उसको अवलोकित कर रहे हैं। और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां हैं उससे जो कृषि क्षेत्र है वो कैसे निपट सकता है। तो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
की बात होती है जब हम प्राकृतिक खेती की, इसीलिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि ऐसी खेती जिसमें रसायन का उपयोग बिल्कुल ना हो, प्राकृतिक तरीके से उस खेती को उत्पादित किया जाए, उस फसल को उत्पादित किया जाए, जिसमें जीरो बजट फार्मिंग की भी बात होती है, यानी कि किसानों को खेती में लागत कम से कम की जाए। लागत कम होगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी बेहतर होगी। और यही एक देखिए वीडियो प्रदर्शनी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को ये दिखाया जा रहा है कि कैसे फसलों को, जो कम पानी वाली फसलें हैं, या कैसे बीजों का शोध किया जा रहा है, कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, कैसे छोटे छोटे डैम बनाकर जल संचयन की क्षमता को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि यह भी जरूरी है कि किसान सिंचित क्षेत्र को लेकर भी आत्मनिर्भर बने। इसीलिए कई राज्यों में, अगर हम उत्तर प्रदेश के कई राज्यों की बात करें तो वहां पर बुंदेलखंड की तरफ की बात करें तो हर खेत तालाब योजना भी संचालित की जाती कि अगर जो किसान है वो अपने खेत में ही एक छोटा सा तालाब बना ले, ताकि उसको पानी के लिए कहीं और परेशान होने की जरूरत ना पड़े। तो प्रधानमंत्री एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से यह बताया जा रहा है कि अलग अलग शोध के माध्यम से, ये मोटा अनाज है जिसके 2023 को मोटा अनाज घोषित किया गया और मोटे अनाज को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, ताकि मोटा अनाज जो अगर ज़्यादा उत्पादित होगा तो जो पोषक तत्व हैं हमारे आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर किया जाएगा। इसीलिए अगर हम किसानों की आर्थिक क्षमता की बात करें तो सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि ऑनलाइन मंडियां स्थापित की गई हैं कि वो सीधे अपना जो उत्पादित जिन्स है वो कहीं भी किसी भी बाजार में जाके बेच सकता है, ताकि वो आर्थिक रूप से अपनी संपन्नता को बरकरार रखे। और सरकार का मकसद यही है कि किसानों की जो आय है वो लगातार बढ़ती रहे, उनके पास ऐसे बीज, ऐसे जिन्स पहुंचे जिससे वो अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके। और इसमें सबसे खास बात है रेन वाटर मैनेजमेंट, जिसका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देख भी रहे हैं कि रेन वाटर मैनेजमेंट की जो संरचना है उसको कैसे आगे बढ़ावा दिया जा सकता है, और खास तौर से किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि वर्षा जल का संचयन कैसे करें। इसको लेकर यह भी जरूरी है कि समय समय पर प्रशिक्षण, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, और लगातार दी भी जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जहां पर इक्रिसेट जो है उसके माध्यम से जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन कर रहे हैं। उन्हें समझने का प्रयास, उनको समझाया जा रहा है कि कैसे जो उत्पादित अनाज है उसको और आगे बढ़ावा दिया जाएगा, जो अलग अलग किस्मों की जो अनाज है, जो बीज हैं, जो उनको किसानों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री हैदराबाद पहुंचे हैं और इक्रिसेट इस समय है जो अर्धशुष्क उष्ण कटिबंध का अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, वहां का वो दौरा कर रहे हैं। इस समय एक प्रदर्शनी वो देख रहे हैं, उस प्रदर्शनी में अलग अलग बीजों को अवलोकित किया गया, एक प्रदर्शनी लगाई गई है और मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए लगातार किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय 2023 का जो वर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष भी घोषित किया गया है कि इससे लोगों को जोड़ा जा सके। ये जो मोटा अनाज है हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है ही, साथ साथ कृषि की जो उत्पादन क्षमता है उसको भी बढ़ाता है, किसानों की आमदनी को भी बढ़ाता है। और सबसे खास बात है कि जिस खेत में मोटा अनाज उत्पादित किया जाता है उसकी जो उर्वरा शक्ति है उसमें भी दिन प्रतिदिन उसको विस्तार मिलता है, बढ़ावा दिया जा सकता है। आप बिल्कुल स्पष्ट देख पा रहे हैं कि जो प्रदर्शनी है वो ज़्यादातर से मोटे अनाजों की प्रदर्शनी है, दलहन है, तिलहन है। इसके साथ साथ जो इस समय प्रधानमंत्री जो है अर्धशुष्क उष्ण कटिबंध का अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, जिसे हम इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहते हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं। वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है और लगातार इस बात का प्रयास भी किया जा रहा है कि हम कैसे किसानों को आत्मनिर्भर बना सके, वो चाहे सिंचित क्षेत्र को बढ़ावा देने की बात हो, यानी कि जल संसाधनों की बात हो, सिंचाई की बात हो, चाहे हम गुणवत्ता युक्त बीज की बात करें, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि किसानों के पास गुणवत्ता युक्त बीज जब पहुंचता है तो उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो बेहतर हो जाती है। और इक्रिसेट का यही काम है। इक्रिसेट जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है, इसका यही काम है कि अलग अलग किस्म के बीजों को शोधित करना, शोध किया जाता है और उस शोध को जो चीज़ें निकल के आती है वो किसानों तक पहुंचाई जाती हैं, ताकि किसान अपने खेतों में उसका उपयोग करें। और जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है यह हैदराबाद में, जिसे हम इक्रिसेट कहते हैं, ये सिर्फ अपने देश के लोग किसानों तक ही यहाँ के शोधित बीज नहीं पहुँचते, रिसर्च किए हुए बीज नहीं पहुँचते, ये एशिया के दूसरे देशों में भी जाता है। खासतौर से उप सहारा अफ्रीका की बात करें, जहां पर काफ़ी मदद की जा रही है, ऐसे बीज पहुंचाए जा रहे हैं कि कम पानी में ही उत्पादित हो सके, क्योंकि वहां का जो ज़मीनी स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसको बढ़ावा दिया जा रहा है कि ताकि उन फसलों में ज़्यादा पानी की ज़रूरत न हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
एक ऐसी ही प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। उनको समझाया जा रहा है कि ये मोटे अनाज है, इनको कैसे देश के अलग अलग किसानों के खेतों में पहुंचाया जाएगा। तो एक रिसेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हैदराबाद के अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंध का अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के दौरे पर हैं और ये 50वीं वर्षगांठ समारोह का यहाँ पर आयोजन हो रहा होगा और उसका ये प्रधानमंत्री शुभारंभ भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं मोटे अनाज आपके टीवी पे दिख रहे हैं, जिसमें बाजरा है, मोटे अनाज है, उनको प्रदर्शित किया गया। यही प्रदर्शनी ये जो है मोटे अनाजों की ही प्रदर्शनी है, ताकि आने वाले दिनों में जो 2023 का लक्ष्य है उसको पूरा भी किया जा सके। और सबसे खास बात है कि कृषि में संतुलन रहे। अक्सर देखा जाता है कि कृषि में संतुलन बनाना बेहद ज़रूरी है कि जहां पर हम एक तरफ अधिक लाभदायी फसलों को उत्पादित करें, वहीं ये भी ज़रूरी है कि जो पोषक तत्वों से भरपूर फसलें हैं उनको भी हम किसानों के खेतों में वो किसान जो है अपने उत्पादित करें, ताकि एक संतुलन बना रहे। और संतुलन जब बना रहता है तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, जो उर्वरा क्षमता है, वो बढ़ती है। इसीलिए प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई यानी कि कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और इस कृषि प्रदर्शनी में जो अर्धशुष्क उष्णकटिबंध अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, उसमें प्रधानमंत्री उसका अवलोकन करें। और मोटे अनाजों को प्रदर्शित किया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि जिनको हम केवीके कहते हैं, देश भर के केवीके को भी जोड़ा गया है, क्योंकि केवीके के माध्यम से ही स्थानीय किसानों को अच्छे और गुणवत्ता युक्त बीज है वो पहुंचते हैं। तो प्रधानमंत्री इस समय इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स अनुसंधान संस्थान में प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। अब वो अवलोकन कर रहे थे और प्रधानमंत्री का यह हैदराबाद में एक दिवसीय दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा है। और साथ में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद है, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है नए नए बीजों को किसानों तक पहुंचाने में, नई किस्म के जो बीज हैं, जो फसल हैं, उनको किसानों तक पहुंचाने में। और अभी बात करें तो लगभग अभी पिछले कुछ वर्षों में 117 किस्म के जो बीज हैं, जो फसल हैं, वो शोधित किए गए हैं, उनका रिसर्च किया गया है। और एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के माध्यम से वो बीज जब सर्टिफाइड हो जाते हैं तो वो फिर किसानों तक पहुंचते हैं। केंद्रीय इसमें कृषि विज्ञान केंद्र यानी कि केवीके की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में केवीके का यानी कृषि विज्ञान केंद्रों का एक बड़ा जाल है। और इस केवीके कृषि विज्ञान केंद्र का काम ही यही है कि वो शोध करता है और जो बीज हैं, जो फसल है, जो उत्पादित फसल है, उनको किसानों तक पहुंचाता है और किसानों को समझाने का प्रयास करता है कि अब आप इस बीज का उपयोग करें, ताकि इसमें पानी भी कम लगेगा, रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, और उत्पादन जो क्षमता है वो भी निकल के आएगी, वो भी बढ़ेगी। उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि किसानों की आय बढ़ेगी। इसीलिए सरकार लगातार जो है प्राकृतिक खेती की जब हम बात करते हैं उसको भी बढ़ावा दे रही है। जैसे मोटा अनाज वर्ष 2023 मनाया जाएगा, मोटे अनाज को विस्तार दिया जाएगा, देश भर के किसानों के खेतों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उसी तरह प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और प्राकृतिक खेती का मतलब है कि जीरो बजट फार्मिंग, यानी कि लागत बेहद कम, रासायनिक खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं, जैविक खेती जिसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। We also welcome Honorable Governor Dr. Tamilisai Soundararajan, Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shri Narendra Singh Tomar, and Honorable Minister for Tourism and Culture Shri G. Kishan Reddy, and our Director General ICRISAC Dr. Jacqueline Hughes.
Please extend a warm welcome to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It's an honor to have you with us, sir. Thank you. I request Dr. Jacqueline Hughes, Director General ICRISAT, to felicitate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi by presenting a memento. Thank you, Dr. Hughes. We are honored to have the Honorable Prime Minister and other distinguished guests with us this afternoon as we launch ICRISAT's 50th anniversary celebrations. May I now invite Dr. Jacqueline Hughes to welcome the dignitaries and the gathering. All guests using translator services, kindly note that translation in English is available in Channel 1 and translation in Hindi is available in Channel 2. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Governor Dr. Tamilisai Soundararajan, Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shri Narendra Singh Tomar, Honorable Minister for Tourism, Culture and Development of Northeast Shri Kishan Reddy, members of the Diplomatic Corps and distinguished guests in the audience, ladies and gentlemen. It is a great privilege for our Institute to be graced by the Honorable Prime Minister of India to launch ICRISAT's 50th anniversary celebration that will continue through the year, leading into the United Nations International Year of Millets 2023. Great visionaries such as Dr. M.S. Swaminathan understood the need for an advanced agriculture research institute to serve the needs of the smallholder farmers, specifically in the drylands. Thus, the constitution of ICRISAT, the International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics, was signed on the 28th of March, 1972. ICRISAT is the only international agricultural research institute headquartered in India. From humble beginnings, ICRISAT has made great strides in its journey of 5 decades. Through this journey, ICRISAT has aligned its work with the goals of our host country, such as doubling farmers' incomes, self-sufficiency in pulses, more crop per drop, and many others. Our work has been supported by the Government of India, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, the Indian Council of Agricultural Research and its affiliated institutes, the State of Telangana, other stakeholders in the Indian agriculture ecosystem, and many international donors. We're grateful for their support and hope the partnership will continue for at least another 5 decades. Farming has always been risky, especially in the semi-arid rain-fed regions. Our focus is on the drylands of Asia and Africa, where the risk is magnified by climate change, land degradation, and competition for land and water resources. We work on the production systems of our nutritious mandate crops: sorghum, pearl and finger millet, groundnut, chickpea, pigeon pea,
assuring affordable and available nutritious foods. Women and youth and assuring equity are a particular focus of our research for development. As we stand on this momentous threshold, it is important that we look to understand the future challenges for the drylands and to start to develop solutions now. We will use cutting-edge technologies to bring varieties and hybrids to farmers faster and ensure better management of natural resources to help fight climate change and reverse environmental degradation. On its 50th anniversary, ICRISAT rededicates itself to making dryland agriculture resilient, sustainable, and profitable. Thank you. Thank you, Dr. Hughes, for your vision of the task that lies ahead for ICRISAT. I now invite Honorable Minister for Agriculture and Farmers' Welfare, Shri Narendra Singh Tomar, to address the gathering. आज के इस गरिमामयी और ऐतिहासिक अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए हम सब के मध्य उपस्थित हम सब के प्रिय और सारी दुनिया में लोकप्रिय दूरदर्शी नेतृत्व के रूप में जिनकी पूरी दुनिया में पहचान बनी है, ऐसे हम सब के नेता हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे इस राज्य की राज्यपाल बहन तमिल सलाई सोदर राजन जी, केंद्र सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री मान्यवर श्री किशन रेड्डी जी, डीजी एग्रीसेट डॉक्टर जैकलिन जी, कृषि सचिव संजय अग्रवाल जी, डेयर सचिव डॉक्टर महापात्रा जी, सचिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी श्री चंद्रशेखर जी, राज्य के सभी संबंधित अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, एग्रीसेट परिवार के सदस्य महानुभाव और उपस्थित गणमान्य सज्जनों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आज एग्रीसेट का 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। हम सबके लिए बहुत गौरव और प्रसन्नता की बात है कि इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए एग्रीसेट के वैज्ञानिकों को दूरदृष्टि दिशा देने के लिए, हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला और इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। मैं आप सब लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर अभिनंदन करना चाहता हूं। यह वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है और इसी वर्ष एग्रीसेट के भी 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दोनों अवसर
ऐसे हैं जो निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले हैं। जो हमारे संकल्प हैं उन्हें पूर्ण करने का समय है और आने वाले 25 वर्षों के लिए नए संकल्प लेकर चलने का यह कालखंड है। एग्रीसेट के 50 वर्ष की पूर्णता पर मैं एग्रीसेट परिवार के सभी सदस्यों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत इस मौके पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अभी हाल ही में भारत सरकार का बजट वित्त मंत्री जी ने लोकसभा में प्रस्तुत किया। बजट तो सामान्य तौर पर कोई भी सरकार रहती है तो वर्ष में एक बार आता ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कामकाज संभाला, तब से हर वर्ष बजट प्रस्तुत होता है और हर वर्ष बजट के माध्यम से देश को नई दिशा मिलती ही रही है। लेकिन इस बार का बजट जहां एक और गांव, गरीब, किसान, दलित, महिला और नौजवान इनके उत्थान और हितों का संरक्षक है, वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे तो हमारे समूचा देश आने वाले 25 वर्षों में जब हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा तो उस समय नया भारत कैसा होगा, उसकी बुनियाद रखने वाला बजट है। इस अच्छे बजट को देश के सभी वर्गों ने सराहा है और इस अच्छे बजट की कल्पना के पीछे प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है उसका निश्चित रूप से मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस मौके पर उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि कृषि और किसान भारत के लिए महत्वपूर्ण है। एक समय था जब कहा गया जय जवान जय किसान। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान में जय विज्ञान जोड़ा और जब मोदी जी ने देश का कार्यभार संभाला तो उन्होंने जवान की भी जय की, किसान की भी जय की, विज्ञान की भी जय की, लेकिन इसमें चौथी बात जय अनुसंधान भी जोड़ा। और इसलिए आज हम मोदी जी की सरकार के किसी भी कार्यकलाप में अध्ययन करके और विश्लेषण करके देखेंगे तो उनका पूरा बल नवाचार, अनुसंधान, अधोसंरचना विकास, आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना को मूर्त रूप करता हुआ दिखाई देता है। जब अनुसंधान की बात आती है तो आज हम अनुसंधान परिषद में ही बैठे हुए और मुझे बहुत प्रसन्नता है। एग्रीसेट देश में मोटे अनाज की दृष्टि से अनुसंधान कर रहा है, उसके सदपरिणाम भी सामने आ रहे हैं और एग्रीसेट की यह भी चिंता है कि बदलते परिवेश में फसलों पर प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव कम से कम पड़े, न पड़े तो और अच्छा है। इस दिशा में
निश्चित रूप से वो अनुसंधान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये कहते हुए भी प्रसन्नता है कि जब कोविड का कालखंड था तो प्रधानमंत्री जी ने लगातार पूरी गंभीरता के साथ सारे देश को लेकर कोविड से निपटने के लिए जो जो आवश्यकता वो सब कदम उठाए। और कोविड के इस कालखंड में मिलेट्स लोगों की थाली का अंग बने, इस दिशा में काफी जागरूकता बढ़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा इस बात पर बल देते हैं कि कद्दन फसलें हैं, उनकी नई नई किस्मों का आविष्कार हो, उनका उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, उनका प्रसंस्करण बढ़े, उत्पाद निर्यात भी हों, देश की आवश्यकता को भी पूर्ण करें। और ये मिलेट्स सामान्य और गरीब लोगों का भोजन नहीं, इस मिलेट्स को हर भारतीय समारोह और दुनिया के समारोह में सम्मानपूर्वक थाली में स्थान मिले, यह आग्रह प्रधानमंत्री जी का हमेशा रहता है। और इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। भारत भी उसकी तैयारियां कर रहा है। मैं समझता हूं आने वाला कल हम सब के लिए शुभ है। एग्रीसेट जिस दिशा में काम कर रहा है वह दिशा आने वाले कल में फलीभूत भी होने वाली है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में सारा देश चिंतित है, सारी दुनिया चिंतित है, और क्लाइमेट चेंज के प्रति हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता वह निश्चित रूप से दुनिया में सर्वविदित है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में एग्रीसेट जैसे संस्थानों की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। मैं समझता हूं इस अवसर पर एग्रीसेट पूरे परिवार को यह संकल्प करना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जो हमारे संस्थान की भूमिका है वो उस भूमिका को पूरी गंभीरता के साथ निर्वहन करेंगे और सिर्फ देश को ही नहीं दुनिया को एक सकारात्मक संदेश देने में हम सफल होंगे। एग्रीसेट के 50वें वर्ष के इस मौके पर मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। जय हिंद। Dhanyavad, sir. Thank you very much for your kind and inspiring words. We now move on to the important event of the program. 50 years is a major milestone and an occasion to celebrate. It is an opportunity to rededicate ourselves in the service of smallholder farmers. On this note, I request the Honorable Prime Minister to launch ICRISAT's 50th anniversary global celebrations by unveiling the logo specially designed for this occasion. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं एक दिवसीय यात्रा है, एक दिवसीय दौरे पर हैं हैदराबाद में, और अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है उसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उसके समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। और अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान उसका मुख्य कार्य, मुख्य मकसद यही है कि अलग अलग किस्मों के जो बीज हैं
वो शोधित किए जाएं, उस पर रिसर्च हो और फिर वो देश भर के किसानों में, देश भर के खेतों तक वो पहुंचे, उनको उत्पादित किया जाए। और इसीलिए लगातार ये प्रयास कि जो कृषि क्षेत्र है उसको बढ़ावा दिया जाए। अगर हम बात करें कि 2023 की, इसीलिए 2023 को मोटा अनाज वर्ष भी घोषित किया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में मोटा अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए लगातार प्रयास किए भी जा रहे हैं। लगातार किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपने खेतों में मोटे अनाज को ज़्यादा जगह दें, क्योंकि एक समय था जब मोटे अनाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी, लेकिन बदलते समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे खान पान के तरीके भी बदलते गए और लोगों की थालियों से जो मोटा अनाज है, जो सबसे ज़्यादा पोषक तत्व वाला अनाज माना जाता है, वो धीरे धीरे गायब होता चला गया और यही उसके दुष्परिणाम भी देखने को मिले। और इसीलिए लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि मोटे अनाज को एक बार फिर से दोबारा लोगों की थालियों में वापस लाया जाए। और इसमें यह सबसे बड़ी समझने की बात है कि मोटा अनाज का मतलब है नहीं कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है उनका अनाज है, उनकी वो वही खा सकते हैं। इसको लेकर भी सरकार जागरूकता बढ़ा रही है कि मोटा अनाज सबकी थालियों में पहुंचे, स्कूलों में पहुंचे, मिड डे मील में शामिल किया जाए ताकि बच्चों को भी स्वस्थ रखा जा सके। इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान है इस पर लगातार काम कर रहा है। और जो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान ये सिर्फ देश के अलग अलग राज्यों के लिए ही अलग नई नई किस्में नहीं किसानों तक या कृषि विज्ञान केंद्रों तक भेजता है, ये एशिया के दूसरे देशों को भी जो यहाँ से नवाचार किए गए बीज हैं, जो उत्पादित बीज हैं, जो शोधित बीज है, वो उनके खेतों तक, उनके किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करता है ताकि वहां पर भी मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा सके। खासतौर से पोषक तत्वों से भरपूर जो बीज हैं, जो फसल है, उसकी तरफ लोगों को, किसानों को आकर्षित किया जा सके। और इसीलिए सरकार लगातार प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक चेन है कि एक तरफ हम मोटे अनाजों को बढ़ावा देंगे, दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि किसानों को हम प्राकृतिक खेती की तरफ भी आकर्षित करें। और प्राकृतिक खेती वो खेती मानी जाती है जिसमें किसी भी प्रकार का रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसमें हम गाय के गोबर या गाय के मूत्र या फिर पत्तियों से बनी जो खाद है उसका उपयोग करते हैं। और प्राकृतिक खेती का एक मकसद ये भी है कि जीरो बजट फार्मिंग, यानी कि शून्य लागत वाली जो खेती है इसको बढ़ावा दिया जाए। जब शून्य लागत की हम बात करते हैं तो स्वाभाविक है इसमें जो इससे जुड़े जो किसान हैं उनकी लागत बहुत कम आती है खेती करने में, लेकिन उनकी जो उत्पादन क्षमता है, उनकी फसलों की जो उत्पादन क्षमता है, उनकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ही अच्छी रहती है, बेहद लाभकारी भी होती है और उसकी बाजार में मांग भी अधिक रहती है। इसीलिए सरकार लगातार ऐसे शोधित बीज, ऐसे नवाचार किए गए नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करिए, जैसे कि प्रधानमंत्री कह भी चुके हैं और अभी केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी कहा कि सरकार जय जवान जय किसान, जय विज्ञान के साथ साथ जय अनुसंधान को भी बढ़ावा दे रही है, यानी कि शोध, यानी कि जो रिसर्च है उसको भी बढ़ावा दे रही है। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो कृषि है, हमारे देश का मुख्य आर्थिक आधार है, रोजगार का भी आधार है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में एक बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं, कृषि प्रधान देश है। तो ऐसे में जरूरी है कि नए नए अनुसंधान किए जाए, नवाचारों को बढ़ावा दिया जाए और इसमें युवाओं की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जब युवाओं की बात करते हैं तो उसमें कृषि विज्ञान केंद्र और जो कृषि विश्वविद्यालय हैं इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि जो युवा हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़कर जो शोध करते हैं, उन शोधों तक जो शोध है वो ज़रूरी है कि किसानों तक पहुँचे, गाँवों तक पहुँचे, ताकि किसान को भी इसका लाभ मिल सके। और जो इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो फसल अनुसंधान संस्थान है, इसीलिए वो लगातार बीजों को शोधित कर रहा है, नए नए किस्म के बीजों को उत्पादित कर रहा है और वो किसानों तक पहुंचा रहा है। कुछ बीज ऐसे भी शोधित कर रहा है, शोध किए जा रहे हैं जो कम पानी में भी अधिक उत्पादन देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों की बात करें तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर पानी की समस्या रहती है, उनके किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहां पर किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है, आकर्षित किया जाता है कि वो ऐसी फसलों को वहां उगाएं, ऐसी फसलों को अपने खेतों में बोएं या उपजाएं जो कम पानी में ही ज़्यादा तैयार हो सके। इसीलिए दलहन को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। जब हम मोटे अनाज की बात करते हैं तो मोटे अनाज में चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, कोदो हो, इन फसलों को भी लगातार किसानों के लिए इनको आकर्षित किया जा रहा है कि ये इन फसलों के प्रति भी किसान ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि इसमें पानी कम लगता है लेकिन इनकी जो पोषक तत्व क्षमता है वो बेहद अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि अगर हम 112 आकांक्षी जिलों का जिक्र करें, That was an impressive video which talks about ICRISAT's history and research.
Commemorative stamps, as the name suggests, are issued to commemorate important events. We are honored that the Department of Force, Government of India has brought out a commemorative postage stamp to mark ICRISAT's 50th anniversary celebrations. This stamp is both an honor for the Institute and a timely reminder of the deep impacts ICRISAT, in collaboration with its many partners, have made to the food systems of the drylands over the last 50 years. For this privilege, we thank Department of Post, Government of India. I request the Honorable Prime Minister to now release the commemorative stamp issued in honor of this important occasion. Thank you very much, sir. We now move on to the next part of the program, inauguration of Climate Change Research Facility. This state-of-the-art climate change research facility, established with the support of the Department of Science and Technology, Government of India, will strengthen global efforts to alleviate climate change impacts on agriculture and food security. The platform will support development of modern crop production and protection tools that can make agriculture more sustainable and climate resilient. May I now request the Honorable Prime Minister to inaugurate the Climate Change Research Facility and Plant Protection led by Dr. Mamta Sharma. Thank you, sir. The next part is the inauguration of Rapid Gen facility. Known as Rapid Gen, the facility will help produce varieties and hybrids in half the time compared to conventional breeding. It will accelerate plant life cycles in light temperature and humidity controlled conditions, and thus researchers can scale up and speed up their activities in the Rapid Gen facility. With this facility, ICRISAT will work with our partners for rapid generation advancement and achieving speed breeding. I now request Honorable Prime Minister to inaugurate the Rapid Gen facility, handled by Soban Sajja. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, the most awaited moment of the ceremony is here. I now have the honor to invite our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to address the gathering. तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्री जी कृष्ण रेड्डी जी, इक्रिसेट की डायरेक्टर जनरल और ऑनलाइन माध्यम से देश विदेश से, खासकर अफ्रीकी देशों से जुड़े महानुभाव, यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज वसंत पंचमी का पावन पर्व है। आज हम ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा करते हैं। आप सभी
जिस क्षेत्र में है उसका आधार ज्ञान, विज्ञान, इनोवेशन, इन्वेंशन ही है। और इसलिए बसंत पंचमी के दिन इस आयोजन का एक विशेष महत्व हो जाए। आप सभी को गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन की बहुत बहुत बधाई। साथियों, 50 साल एक बहुत बड़ा समय होता है और इस 50 साल की यात्रा में जब जब जिस जिसने जो जो योगदान दिया है वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन लोगों ने प्रयास किया है मैं उनका भी आज अभिनंदन करता हूं। ये भी अद्भुत संयोग है कि आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है तो आपकी संस्था 50 साल के इस अहम पड़ाव पर है। जब भारत ने आजादी के 100 वर्ष मनाएगा तो आप 75 वर्ष में होंगे। जैसे भारत ने अगले 25 वर्षों के लिए नए लक्ष्य बनाए हैं, उन पर काम करना शुरू कर दिया है, वैसे ही अगले 25 वर्ष ICRISAT के लिए भी उतने ही अहम है। साथियों, आपके पास 5 दशकों का अनुभव है। इन 5 दशकों में आपने भारत सहित दुनिया के एक बड़े हिस्से में कृषि क्षेत्र की मदद की है। आपकी रिसर्च, आपकी टेक्नोलॉजी ने मुश्किल परिस्थितियों में खेती को आसान और सस्टेनेबल बनाया है। अभी मैंने जो टेक्नोलॉजी डिस्प्ले देखा उसमें ICRISAT के प्रयासों की सफलता नजर आती है। पानी और मिट्टी का मैनेजमेंट हो, क्रॉप वैरायटी और प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस में सुधार हो, ऑन फार्म डायवर्सिटी में बढ़ोतरी हो, लाइव स्टॉक इंटीग्रेशन हो और किसानों को मार्केट से जोड़ना हो, ये होलिस्टिक अप्रोच निश्चित रूप से एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने में मदद करती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दालों, विशेष रूप से चिकपी को लेकर इस क्षेत्र में जो विस्तार हुआ है उसमें आपका योगदान अहम रहा है। किसानों के साथ ICRISAT की यही कोलैबोरेटिव अप्रोच खेती को और सशक्त करेगी, समृद्ध करेगी। आज क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी ऑन प्लेनेट प्रोटेक्शन और रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट फैसिलिटी के रूप में नई फैसिलिटीज का उद्घाटन हुआ है। ये रिसर्च फैसिलिटीज क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना करने में कृषि जगत की बहुत मदद करेंगे।
और आपको पता होगा, बदलते हुए क्लाइमेट में हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या परिवर्तन लाने चाहिए, उसी प्रकार से भारत ने लास्ट एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आती है, उसमें मानव मृत्यु की चर्चा तो सामने आती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान होता है वो पूरी व्यवस्थाओं को चरमरा देता है। और इसलिए भारत सरकार ने क्लाइमेट रेजिस्टेंस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उस पर चिंतन मनन और योजनाएं बनाने के लिए ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूट को जन्म दिया है। आज वैसा ही एक काम इस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हो रहा है। आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। साथियों, क्लाइमेट चेंज वैसे तो दुनिया की हर आबादी को प्रभावित करता है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित लोग वो होते हैं जो समाज के आखिरी पायदान पर होते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जो विकास की सीढ़ी में ऊपर चढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में हमारे छोटे किसान हैं और भारत में 80-85% किसान छोटे किसान हैं। हमारे छोटे किसान क्लाइमेट चेंज की बात उनके लिए बहुत बड़ा संकट बन जाती है। इसलिए भारत ने क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया से इस पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। भारत ने 2070 तक 2070 तक नेट जीरो का टारगेट तो रखा ही है। हमने लाइफ मिशन, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इस लाइफ मिशन की जरूरत को भी हाईलाइट किया है। उसी प्रकार से प्रो प्लेनेट पीपल एक ऐसा मूवमेंट है जो क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए हर कम्युनिटी को, हर इंडिविजुअल को क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ता है। ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत सरकार के एक्शंस में भी ये रिफ्लेक्ट होता है। बीते सालों के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए इस साल के बजट में क्लाइमेट एक्शन को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई है। ये बजट हर स्तर पर, हर सेक्टर में ग्रीन फ्यूचर के भारत के कमिटमेंट्स को प्रोत्साहित करने वाला है। साथियों, क्लाइमेट और दूसरे फैक्टर्स के कारण भारत की एग्रीकल्चर के सामने जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने में भारत के प्रयासों से आप सभी एक्सपर्ट, साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस भली भांति परिचित हैं। आप में से ज्यादातर लोग ये भी जानते हैं कि भारत में 15 एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं। हमारे यहां वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं भी होती हैं। यानी हमारे पास एग्रीकल्चर से जुड़ा बहुत विविधता भरा और बहुत प्राचीन अनुभव है। इस अनुभव का लाभ विश्व के अन्य देशों को भी मिले, इसके लिए इक्रिसेट जैसे संस्थाओं को भी
अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। आज हम देश के करीब 170 डिस्ट्रिक्ट्स में ड्राउट प्रूफिंग के समाधान दे रहे हैं। क्लाइमेट चैलेंज से अपने किसानों को बचाने के लिए हमारा फोकस बैक टू बेसिक और मार्च टू फ्यूचर दोनों के फ्यूजन पर है। हमारा फोकस देश के उन 80% से अधिक छोटे किसानों पर है जिनको हमारी सबसे अधिक जरूरत है। इस बजट में भी आपने नोट किया होगा कि नेचुरल फार्मिंग और डिजिटल एग्रीकल्चर पर अभूतपूर्व बल दिया गया है। एक तरफ हम मिलेट्स, मोटे अनाज का दायरा बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, केमिकल फ्री खेती पर बल दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोलर पंप से लेकर किसान ड्रोन्स तक की खेती में आधुनिक टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 वर्ष के लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए हमारे विजन का ये बहुत अहम हिस्सा है। साथियों, बदलते हुए भारत का एक महत्वपूर्ण पक्ष है डिजिटल एग्रीकल्चर। यह हमारा फ्यूचर है और इसमें भारत के टैलेंटेड युवा बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी से कैसे हम किसान को एम्पावर कर सकते हैं, इसके लिए भारत में प्रयास निरंतर बढ़ रहे हैं। क्रॉप असेसमेंट हो, लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन हो, ड्रोन के माध्यम से इंसेक्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट्स की स्प्रेइंग हो, ऐसी अनेक सर्विसेज में टेक्नोलॉजी का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। किसानों को सस्ती और हाई टेक सर्विस देने के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च से जुड़े इकोसिस्टम्स और प्राइवेट एग्रीटेक प्लेयर्स के साथ मिलकर के काम हो रहा है। सिंचाई के अभाव वाले इलाकों में किसानों को बेहतर बीज, ज्यादा पैदावार, पानी के मैनेजमेंट को लेकर आईसीएआर और इक्रिसेट की पार्टनरशिप सफल रही है। इस सक्सेस को डिजिटल एग्रीकल्चर में भी विस्तार दिया जा सकता है। साथियों, आजादी के अमृत काल में हम हायर एग्रीकल्चर ग्रोथ पर फोकस के साथ ही इंक्लूसिव ग्रोथ को भी प्राथमिकता दे रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बहुत अहम है। उन्हें सब प्रकार की मदद देने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है। खेती में देश की एक बहुत बड़ी आबादी को गरीबी से बाहर निकालकर बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ ले जाने का पोटेंशियल है। ये अमृतकाल कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में खेती करने वाले किसानों को कठिनाइयों से बाहर निकालने के नए माध्यम भी मुहैया कराएगा। हमने देखा है सिंचाई के अभाव में देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा
ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं बन पाया था। अब हम दोहरी रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तरफ हम वाटर कंजर्वेशन के माध्यम से नदियों को जोड़कर एक बड़े क्षेत्र को इरिगेशन के दायरे में ला रहे हैं। और अभी जब मैं प्रारंभ में यहां के सारे अचीवमेंट्स को देख रहा था तो उसमें बुंदेलखंड में किस प्रकार से पानी के प्रबंधन को और पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मिशन को सफल करने के लिए कैसे सफलता पाई है, उसका विस्तार से वर्णन मेरे सामने साइंटिस्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम कम सिंचित क्षेत्रों में वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए माइक्रो इरिगेशन पर जोर दे रहे हैं। जिन फसलों को पानी की जरूरत कम होती है और जो पानी की कमी से प्रभावित नहीं होती, उन्हें भी आधुनिक वैरायटी के विकास से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए जो नेशनल मिशन हमने शुरू किया है, वो भी हमारी नई अप्रोच को दिखाता है। आने वाले 5 सालों में हमारा लक्ष्य पाम ऑयल एरिया में 6.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि करने का है। इसके लिए भारत सरकार किसानों को हर स्तर पर मदद दे रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसानों के लिए भी ये मिशन बहुत लाभकारी होगा। मुझे बताया गया है कि तेलंगाना के किसानों ने पाम ऑयल की प्लांटेशन से जुड़े बड़े लक्ष्य रखे हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव सहायता देगी। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत में पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया गया है। हाल के वर्षों में 35 मिलियन टन की कोल्ड चेन स्टोरेज कैपेसिटी तैयार की गई है। सरकार ने जो 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है, उसकी वजह से भी पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। आज भारत में हम एफपीओस और एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के निर्माण पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। देश के छोटे किसानों को हजारों एफपीओस में संगठित करके हम उन्हें एक जागरूक और बड़ी मार्केट फोर्स बनाना चाहते हैं। साथियों, भारत के सेमी एरिड क्षेत्रों में काम करने का इक्रिसेट के पास एक रिच एक्सपीरियंस है। इसलिए सेमी एरिड क्षेत्रों के लिए हमें मिलकर किसानों को जोड़कर सस्टेनेबल और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन सिस्टम का निर्माण करना होगा। अपने अनुभवों को ईस्ट और साउथ अफ्रीका के देशों के साथ शेयर करने के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू किया जा सकता है। हमारा लक्ष्य सिर्फ अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाना ही नहीं है। आज भारत के पास सरप्लस फूड ग्रेन है, जिसके दम पर हम दुनिया का इतना बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चला रहे हैं। अब हम फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर फोकस कर रहे हैं। इसी विजन के साथ बीते 7 सालों में हमने अनेक
बायो फोर्टिफाइड वैरायटीज का विकास किया है। अब अपनी खेती को डाइवर्सिफाइड करने के लिए अपने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अधिक उत्पादन के लिए बीमारियों और कीटों से अधिक सुरक्षा देने वाली रिजिलिएंट वैरायटीज पर हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना है। साथियों, इक्रिसैट, आईसीएआर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक और इनिशिएटिव पर काम कर सकता है। एक क्षेत्र है बायोफ्यूल का। आप तो स्वीट सोरगम उस पर काम करते रहे हैं। आप ऐसे बीज तैयार कर सकते हैं जिससे सूखा प्रभावित किसान या कम जमीन वाले किसान अधिक बायोफ्यूल देने वाली फसलें उगा सकें। बीजों की प्रभावी डिलीवरी कैसे हो, उनके प्रति विश्वास कैसे पैदा हो, इसको लेकर भी मिलकर हम सबको साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। साथियों, मेरा विश्वास है कि आप जैसे इनोवेटिव माइंड्स की मदद से, पीपल्स पार्टिसिपेशन से और सोसाइटी के कमिटमेंट से हम एग्रीकल्चर से जुड़ी तमाम चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। भारत और दुनिया के किसानों का जीवन बेहतर बनाने में आप ज्यादा समर्थ हो, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन देते रहें। इसी कामना के साथ एक बार फिर इक्रिसैट को इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उनके भव्य भूतकाल का अभिनंदन करते हुए, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, देश के किसानों की आन बान शान के रूप में आपका ये पुरुषार्थ काम आए, इसीलिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your encouraging and inspiring words. I take this privilege to thank you on behalf of whole ICRISAT. तो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि इक्रिसैट के पास 5 दशकों का एक लंबा अनुभव, और ये जो अनुभव है देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में किसानों तक तो पहुंचा ही, साथ ही दुनिया के कई देशों तक इनका जो अनुभव है